आज हम बात करेंगे टाटास के हायरिंग प्रोसेस के ऊपर। कैसे टाटास ने आज से 200 साल पहले अपने धंधे को चालू करा था और आज इतना बड़ा एम्पायर बना दिया है कि इनके पास 150 से ज़्यादा कंपनीज है। इनका पूरा पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, काफ़ी सारे लोग धंधे को, स्टार्टअप को चालू करते हैं। कोई 1 करोड़ पर अटका हुआ है, कोई 10 करोड़ पर अटका हुआ है, कोई एक ही एम्प्लॉय पर अटका हुआ है। तो ये वीडियो मैंने सबके लिए कॉमन बनाई है, कैसे आप लोगों को हायरिंग करनी है। पहले बात करेंगे जिनका धंधा 1 करोड़ 10 करोड़ तक स्केल अप हो चुका है, उनको हायरिंग कैसे करनी है। देखो, टाटास ने आज से 200 साल पहले धंधे को चालू करा था, तब इनके पास एक कंपनी थी। आज इनके पोर्टफोलियो में 150 से ज़्यादा कंपनीज हैं, ट्रस्ट है और मल्टीपल बिजनेसेस को ये रन करते हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे ये नहीं होंगे। टाटा स्टील से लेके सॉल्ट से लेके गाड़ियों से लेके सब में घुस चुका है। तो टाटा ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया कैसे। अब इनके जो मैनेजमेंट है, फाउंडर्स है, वो बैठे हैं मुंबई के अंदर, पूरी दुनिया भर में धंधे को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये धंधे को मैनेज कैसे करते हैं, चलाते कैसे। क्योंकि कई आदमी से क्या होता है, 10 लोग मैनेज नहीं हो रहे, 15 लोग मैनेज नहीं हो रहे हैं, या टीम ही मैनेज नहीं हो पा रही है। ऑफिस में जितने बंदे रखे हुए उनसे ही वो परेशान है। तो आपको कैसे मैनेज करना है, अपनी टीम को हायर करना है और टाटास के जैसे स्केल करना है हायरिंग करके। पहली चीज़ मैं आपसे बात करूंगा, जो लोग 1 से 10 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर है, उनको हायरिंग और स्केल अप कैसे करना है। देखो, जब आपका रेवेन्यू 10 करोड़ के आसपास है, साल भर का प्रॉफिट 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो आपको कभी भी फ्रेशर लेके नहीं आने। आपको एक्सपीरियंस लोग चाहिए जो थोड़े 5-10 साल 15 साल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रखते हो, प्लस उनके अंदर भूख को आगे जाने के लिए। अगर आप 10 करोड़ पे और 100 करोड़ पे जाना है, तो आपको सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, उस एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का लीडर चाहिए जो स्केल अप कर पाए। आपने कई बार सोशल मीडिया पे देखा होगा कि यार एक सीईओ की 8,000 रुपए की तनख्वाह है। एक चीज का ध्यान रखना, जिस सीईओ की 8,000 रुपए की तनख्वाह होती है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज निकालती है, 8,000 करोड़ में से सिर्फ 80 करोड़ ही उनका बेसिक पे होता है, या 50-60 करोड़ ही बेसिक पे होता है। बाकी उनके ईसॉप्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, जो उनको इंसेंटिव्स मिलता है, जो उनके टारगेट्स होते हैं, उसके बाद पैसा दिया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कभी भी अगर आप 100 करोड़ पे जाना है, तो एक बेसिक पे अच्छा रख दो, उसके ऊपर एक इंसेंटिव और उसको टारगेट दो कि भाई जब इतना स्केल अप होगा, इतनी ग्रोथ आएगी, तो तेरे को इतने शेयर्स मिलेंगे, प्रॉफिट्स मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। फिर अगर आपको स्केल अप करना है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनी बनाना है, तो आइडेंटिफाई करो आपकी कंपनी में टॉक्सिक एम्प्लॉयज कौन कौन से। टॉक्सिक एम्प्लॉयज की आप ग्रोथ रोक दो कंपनी के अंदर, मतलब उनकी सैलरी बढ़ाना, इंसेंटिव बढ़ाना, सब कुछ साइड कर दो। और जो अच्छे परफॉर्मर्स है ना, उनके इंसेंटिव डबल कर दो, उनको बड़े नंबर्स और अच्छे नंबर्स दो। टॉक्सिक आदमी अपने आप भाग जाएगा। और आपको बड़ा करना है और एम्पायर को और स्केल करना है 1 करोड़ से 100 करोड़, तो आपके पास डैशबोर्ड आना चाहिए। अपने कैबिन के अंदर एक स्क्रीन लगवाओ, उसमें डेली डेटा आपको चाहिए, एक पर्सन चाहिए डेटा आपको लाके दे कि आज इतना रेवेन्यू आया, अभी इतना प्रॉफिट चल रहा है, अभी इतना अपनी ग्रोथ चल रही है, और अभी इतना डेप्थ है कंपनी के ऊपर। हर चीज़ आपके पास एक डैशबोर्ड के अंदर आनी चाहिए। डैशबोर्ड से ओवरव्यू मिलता है। हर बड़ा आदमी जो 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का धंधा चला रहा है, उनके पास ये डैशबोर्ड होता है। और डैशबोर्ड से देख पाते हैं कितने कस्टमर आ रहे हैं, लीड्स आ रही है, रेवेन्यू आ रही है, डिलीवरी कितना हो गया, प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, मार्केट में हमारा स्टेटस क्या चल रहा है, कंपटीशन कहाँ पर है, सारा डेटा उनके पास होता है। अब अगर आप एक नया स्टार्टअप हो, छोटी कंपनी हो, आप नया नया हायरिंग कर रहे हो या स्केल अप कर रहे हो, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप 1 आदमी से 100 आदमी पे जाना चाहते हो, नया स्टार्टअप है, तो पहली चीज़ आपको फाउंडर ऐसा रोल के अंदर 30% टाइम हायरिंग पे देना पड़ेगा। काफ़ी सारे जो स्टार्टअप के फाउंडर्स होते हैं, वो हायरिंग पे टाइम नहीं देते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, बंदा आएगा, मैं अपने किसी टीम मेंबर को डेलीगेट कर दूं, या ठीक है बाद में देखते हैं। ऐसा नहीं होने वाला। 30% टाइम आपका हायरिंग पर, प्लानिंग पर जाएगा। क्योंकि जो ए प्लेयर्स होते हैं, समझ रहे हो, वो ए प्लेयर्स को लेकर आते हैं। तो ए प्लेयर्स को आपको ढूंढ के आइडेंटिफाई करके कंपनी के अंदर लाना पड़ेगा। ऐसे लोग जो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ना कि प्रॉब्लम को कंपनी के अंदर बढ़ाएं। और स्टार्टअप के अंदर एक्सपीरियंस लोग लाओगे। आप समझो, एक्सपीरियंस आदमी का सैलरी ज़्यादा मांगता है, आप स्टार्टअप फेज में हो, पैसे दे नहीं पाओगे, वो छोड़ के भाग जाएगा, या इंटरव्यू आया निकल गया। आपको क्या करना है, फ्रेशर्स को लेकर आना है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उनमें कि भैया हमें आगे बढ़ना है, हमें सीखना है। अगर फ्रेशर है सिर्फ इसलिए कि 10-15-20 हज़ार रुपये आपकी कंपनी मिलेंगे, इसलिए आके बैठ गया, वो काम का नहीं है। उसमें देखना पड़ेगा कि इसमें सीखने की भूख है या नहीं है। विक्टिम माइंडसेट का आदमी तो नहीं है। कई बार मैं कंपनी के अंदर जब हायरिंग करता हूँ ना, तो पूछता हूँ, अगर लेट्स सपोज आज तो हम चलो फिर भी एक्सपीरियंस लोग भी लेते हैं, तो वहाँ पे हम प्रीवियसली पूछते हैं बॉस कैसा था, या काम कैसा था, वर्क कल्चर कैसा था। अब किसी ने अपने जॉब काउंट बहुत ज़्यादा है कि भैया हर 6 महीने 8 महीने में जॉब बदली है, तो आपके अभी आएगा 6-8 महीने में कंपनी को, बॉस को गलत बताएगा, टीम को गलत बताएगा, एनवायरमेंट को गलत बताएगा, भाग जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप अपने किसी अच्छे एम्प्लॉय को निकाल रहे हो, किसी एम्प्लॉय को हटा भी रहे हो ना, तो फायर विथ रिस्पेक्ट, प्यार से अपने पार्टनर को, एम्प्लॉय को अलग कर दो। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। रिलेशन हमेशा काम आते हैं।
झगड़े गुस्से में नहीं निकालना चाहिए जितना हो सके। अब एम्प्लॉय पार्टनर या वही ऐसा बंदा है जो झगड़ा किए बना जाएगा नहीं, है बहुत कहते हैं ना च्योरिटिक या परेशान आदमी है, तो उसका भाई कुछ नहीं कर सकते। बट 99% ऐसा फाउंडर आपको कोशिश करनी है जिसको भी एग्जिट दो, प्यार से दो, प्यार से हटा दो कि भैया आपसे नहीं हो पाया, मेरे को लॉस हुआ, आप कहीं और देख लीजिए। और देखो, आप एक स्टार्टअप और बड़ी कंपनी बनाना चाह रहे हो तो आपके फर्स्ट 20 एम्प्लॉयज आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, समझ रहे हो। तो 20 एम्प्लॉयज को ऐसे लाओ जिनमें क्यूरियोसिटी हो कि हमें बड़ा जाना है, बड़ा करना है, लाइफ के अंदर ग्रोथ करनी है, जिनके विजन सपने बड़े हो, साथ में हार्ड वर्किंग हो। अगर ऐसा नहीं हो कि 6 घंटे काम करता है बाकी 18 घंटे सपने देखता रहता है बैठे बैठे, वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो स्टार्टअप के अंदर फ्रेशर्स नहीं लाने, वो सैलरी ज़्यादा मांगेंगे, आप पैच नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आपको फ्रेशर्स लाने जिनमें हंगर अच्छी हो और जो इंसेंटिव्स के ऊपर ज़्यादा काम कर पाएँ। अब आपको क्या करना है, कॉलेजेस में जाना है, जहाँ लॉ कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, MBA कॉलेजेस, वहाँ पे देखो, वहाँ पे अच्छे टैलेंट से मिलो, बात करो। आपके सिटी के फेसबुक ग्रुप्स होंगे, लिंक्डइन पे पोस्ट करो, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालो। आपको नहीं पता कि आपका नेक्स्ट एम्प्लॉय आपके स्टार्टअप का कहाँ पे बैठा, कहाँ पे आपका ऐड देख ले, और अपने कंपनी के अंदर रेफरल इंसेंटिव प्रोग्राम डला दो। देखो HDFC, एक्सिस, जितने बड़े बैंक्स है ना, इनको शुरुआत में हायरिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो इन्होंने क्या करा, हमारा एग्जिस्टिंग, देखो इन्होंने सोचा HR एजेंसी है, उसको 15-20 हज़ार रुपये हम एक हायरिंग का देते हैं, 25 हज़ार रुपये तक वो लेके जाते पर एम्प्लॉय। ठीक है, उन्होंने 3 महीने के लिए बंदा लाया, उसके बाद 25 हज़ार रुपये लेके वो चले गए। तो इन्होंने क्या करा, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को बोला तुम्हें हम एडिशनल कमाने का मौका देते हैं, तुम रेफरेंस दो, बंदा काम का निकलेगा, 1 साल टिकेगा, तुम्हें 10, 15, 20, 25 हज़ार का बोनस मिलेगा अकॉर्डिंग टू पोजीशन। तो लोगों को लगा अच्छा है, तो अब एम्प्लॉय क्या खुद ही कंपनी की प्रमोटर बन गया। एक तरीके से मार्केट के अंदर क्या कि HDFC बैंक बेस्ट है या ICICI बेस्ट है या ये कंपनी बेस्ट है, क्यों, उसको पता है एक एम्प्लॉय लेकर आऊँगा, 25 हज़ार का रेफरल बोनस मिलेगा, वो खुश हो गया। तो आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिवाइज करो कि बंदा 1 साल टिकेगा, इतना परफॉर्मेंस लाएगा, ये तेरा इंसेंटिव है, वो खुद ही नए नए लोग लाके जोड़ेगा। और देखो, जिसने मल्टीपल जॉब्स चेंज करी है वो किसी काम के नहीं होते, वो आपके आएगा, 6 महीने टिकेगा, चला जाएगा। प्लस लीडर्स टीम में बढ़ने, स्केल करने के लिए लोग नहीं बढ़ने, 20 लोग भर लोगे, 50 लोग भर लोगे, हैंडल कौन करेगा। 0 लीडर विद 50 पीपल, 0 आउटपुट। 2 लीडर लाओ या 3 लीडर लाओ जो 20-25 बंदे हैंडल कर पाए, सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। तो सोशल मीडिया से आप जगह जगह फैला दो हायरिंग का, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और जो 5-10 साल 20 साल कमिटमेंट दे रहे हैं कंपनी के साथ ग्रोथ के लिए, नंबर्स को अचीव करने के लिए, उनको आप परफॉर्मेंस बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, लॉन्ग टर्म रिटेंशन बोनस, ऐसे इनाम दे सकते हो। एक एम्प्लॉय 5 साल में अच्छा आउटपुट दे के जाता है, तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। ऐसे लोग इंटरव्यू के टाइम पे अवॉइड कर देना जो आपसे सिर्फ सैलरी की बात करें, लीव की बात करें, टाइमिंग की बात करें, सैटरडे संडे ऑफ की बात करें। ऐसे लोग काम करने नहीं आ रहे, वो सिर्फ आपसे टाइम, सैलरी, तनख्वाह ये सब पूछने आ रहे हैं। हाँ, कोई बंदा इन सब के साथ हर चीज़ डिस्कस करे, काम क्या होगा, कैसे होगा, तो उसको रखना। सिर्फ यही बातें कर रहा तो काम का नहीं है, ठीक है। और आपको ये देखना है कि ये बंदा जिसको मैं लेकर आ रहा हूँ ग्रोथ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये ऐसा तो नहीं कि मैंने इसको काम दिया, कल को मैं खुद ही बैठ के काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एम्प्लॉय आपका टाइम सेव नहीं कर रहा है तो वो रॉन्ग हायरिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एम्प्लॉयज़ को हायर इसलिए किया जाता है ताकि आपका टाइम बचे, आप ग्रोथ वाले काम पे जा पाओ। अब फाउंडर को जो अपना टाइम है सबसे ज़्यादा हायरिंग के ऊपर देना चाहिए। अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो, ग्रोथ करना चाहते हो, उससे क्या अच्छी टीम बनाओगे, अच्छे कस्टमर्स आएंगे, अच्छी न्यू टीम आएगी। खराब टीम लाओगे, खराब बंदा लाओगे, स्केल अप नहीं कर सकते। हर चीज़ आप खुद नहीं कर पाओगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखो, आपको स्टार्टअप और धंधे के अंदर फैमिली नहीं बनानी, चैंपियंस की टीम बनानी है। मैं ऐसे लोग ढूंढता हूँ जो मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, ग्रोथ ओरिएंटेड हो और आगे बढ़ना चाहती हो। ये सिंपल नियम है हायरिंग का, इस चीज़ का ध्यान रखना। और कभी भी एक आदमी पे कंपनी मत चलाना, एक पोजीशन के मल्टीपल लोग होने चाहिए। जैसे सेल्स में 4-5 लोग, सर्विस में 4-5 लोग, तो एक बंदा बीमार पड़ गया, बाकी टीम उसको कवर अप कर लेगी। एक बंदे के भरोसे कंपनी चलाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और देखो, अगर आपको ग्रेट कंपनी बनानी है, compete करो टैलेंट के लिए, मार्केट के अंदर जाओ, बेस्ट लोग लेकर आओ, उनको बताओ आज तेरी तनख्वाह भली मैं देखो 25-30-40 हज़ार रुपये बेसिक पे दे रहा हूँ, बट अगर तो परफॉर्मेंस देगा, स्टार्टअप ग्रो होता है, तो तेरा इंसेंटिव, प्रॉफिट, इतना शेयरिंग तेरे को मिलेगा। उससे क्या, बेस्ट टैलेंट, अच्छा टैलेंट आपकी कंपनी में आएगा। आपको क्या करना है, बिल्डर्स लेकर आने। समझ रहे हो, बड़ी कंपनी का प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। 12 लाख का पैकेज दिया, साल भर का 50 हज़ार का इंसेंटिव दे दिया। आपको उसको फ्लिप को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी SOP प्रोसेस हर चीज़ बनी हुई है। वो बहुत बड़े हो चुके हैं, वो शिप जाइंट हो चुकी है। आप एक छोटी बोट हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो शुरुआत में आपको हंगरी लोग लाने। अगर हंगर नहीं है, बंदा सिर्फ 10 से 6 काम करने वाला है, वो काम का नहीं हो, स्टार्टअप को बड़ा नहीं बना पाएगा। एक ऑफिस बॉय के लिए ठीक है, बट स्टार्टअप चलाने के लिए बहुत हंगर चाहिए होती है। कहीं के बाद 16-16 घंटे तक काम करना पड़ जाता है। फिर लर्निंग देखो, बंदा ऐसा तो नहीं कि आया बैठा, जितना आया चले गए 6 बजे।
वो वीडियो से लर्न कर रहा है, ठीक है, नया नया कुछ ऑनलाइन पढ़ रहा है, उनसे लर्न कर रहा है नहीं कर रहा, या क्लॉक वॉचर है कि शाम को घड़ी देखी 6 बज गए चलो बैकपैक किया रवाना। ऐसे लोगों को फायर करो, हटाओ, अच्छे लोग स्टार्टअप में लाओ स्केल अप करने के लिए। तो जो हायरिंग है वो आपका टाइम सेव करनी चाहिए। जिस भी पोजीशन पर रख दिया बंदा, अब आपका टाइम कम से कम उस पोजीशन के ऊपर, वर्क के ऊपर जा रहा है। अगर फिर भी आपका टाइम 100% जा रहा है तो बंदा गलत है, तुरंत उसको स्पीड से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और आप एक चीज़ देखो, धंधे को ग्रोथ करने के लिए नंबर्स भी देने पड़ते हैं। जैसे सेल्स वाला लेकर आया तो उसको पर मंथ का नंबर दो कि 10 लाख का रेवेन्यू पर मंथ मेरे को तेरे से चाहिए, तो उसका KPI हो गया। सर्विस वाला आया तो उसको लिख दो कि 72 आवर्स में सर्विस डिलीवरी कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो उसका नंबर हो गया। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट को नंबर से डिफाइन कर दो, उससे आपके लिए हायरिंग करना, ग्रोथ करना ईजी हो जाएगा। प्लस अपने अच्छे लोगों को वीडियोस दो कि भैया 1-2 महीने बंदा टिका है, अब उसको 5 से 10 वीडियोस पर डे दो सीखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। पर्टिकुलर उसके डिपार्टमेंट के यूट्यूब पे आज के टाइम पे हर लर्निंग वीडियो अवेलेबल होती है। बंदा उससे सीखेगा, नोट्स बनाएगा, वॉइस नोट बनाएगा, अपने आप डेवलपमेंट आएगा। नहीं सीखता, नहीं वॉइस नोट्स बनाता, नहीं उससे नोट्स बनाता, धीरे धीरे आप साइडलाइन करना चालू कर दो। नोटिस करो कौन अच्छा परफॉर्मर है, हार्ड वर्कर है, उसको आगे लेकर आओ। जो नहीं कर रहा उसको धीरे धीरे साइड करते जाओ। इस चीज का ध्यान रखना। और काफी सारे स्टार्टअप फाउंडर से जब मैं मिलता हूँ, मेरे पास आते हैं, मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि वो एग्रीमेंट साइन ही नहीं कराते। हर चीज डॉक्यूमेंटेशन में रखनी है, राइट फ्रॉम सैलरी, लीव्स, NDA, डेटा, कंपटीशन पॉलिसी, सब कुछ। होता क्या है भैया, वो कई बार आपने लिख दिया उसके कि भाई तुम्हें 5 लाख का बोनस दूंगा 10 साल बाद, बट 10 साल उसने काम ही नहीं करा, बैठ के चला गया। उसमें लिखो कि भैया सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस, कि तुम्हारे KPI से 10 साल के हमने दिए, अचीव हुए नहीं हुए, कैसा तुमने परफॉर्म करा है। हर चीज़ राइटिंग होनी चाहिए। या कल को उसने अपने धंधा तो बड़ा कर लिया उसके साथ 2-3-4 साल में, बट उसने आपका डेटा आपके कंपटीशन को भेज दिया। आपका कंपटीशन ने देखा ये इसका की एम्प्लॉय था, डेटा चाहिए, इसका सारे कस्टमर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, उस बंदे को उठा के ले गए, सारा डेटा सब कुछ उसने 4 साल का जो हमने मेहनत करके बनाया था सब कुछ सप्लाई कर दिया। तो हर चीज़ राइटिंग में रखना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एवरीथिंग लेके रखना कि भैया आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए। पैन कार्ड भी होना चाहिए अपने एम्प्लॉय का, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी होना चाहिए अपने एम्प्लॉय का, आधार कार्ड भी होना चाहिए, एग्रीमेंट भी होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए आपके पास, ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना आए। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। कोई डाउट क्वेश्चन रह गया, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग का सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।